friends, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर विंग्स एक उड़ान में। दोस्तों, जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नोटिफिकेशन आउट हुई थी कुछ दिन पहले। 16 जून उसकी लास्ट डेट थी भरने की। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस कोर्स को शुरू करने के लिए। सो नाउ वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग दिस कोर्स जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। गाइस, ये पोस्ट वंस इन अ डेकेड पोस्ट है एक हिसाब से, बहुत कम निकलती है और बहुत ही कोई रेगुलर पोस्ट ऐसी नहीं आती हैं। बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट की पोस्ट है एंड वेरी गुड पर्क्स, और उसकी नेक्स्ट प्रमोशन सीधे रजिस्ट्रार है एंड दैट इज अ गस्टेड पोस्ट। सो आई होप कि आप में से जितने लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा है, आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए। अच्छी बात ये भी कि एग्जाम डिले हो गया। पहले 24 अक्टूबर को इसका एग्जाम की डेट थी, प्रोबेबल डेट, बट उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि 24 अक्टूबर को केएस प्रीलिम्स भी होने वाला है। सो दैट इज व्हाई अब मुझे लगता है कि नवंबर में भी कंडक्ट हो सकता है। अगर हम जेकेएसएसबी को देखें, 10 नवंबर को लास्ट टाइम उन्होंने पंचायत अकाउंटेंट का एग्जाम लिया, सो नवंबर में इट्स पॉसिबल। सर्दी इतनी नहीं हुई होती है, अदरवाइज शायद जनवरी चला जाए, शायद फरवरी चला जाए, बट फॉर टू बी ऑन द सेफर साइड हम अज्यूम करते हैं कि नवंबर में होने वाला है। अब नवंबर तक टाइम है, तब अगर उसको प्रॉपर इस्तेमाल करोगे तो अराउंड तकरीबन 5 मंथ्स हैं। तो इस 5 मंथ्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, और इनफैक्ट 5 मंथ से भी कम है, रिवीजन के लिए भी टाइम आपको चाहिए। सो मान लेते हैं हम कि 4 मंथ्स है, ठीक है। 4 मंथ्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, इंटरव्यू की भी तैयारी रखनी है। मैं जानता हूं कई लोग सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए फिर देखा जाएगा इंटरव्यू क्या होगा। कई लोगों की मिस्टेक होती है। जो ये दोनों प्रिपरेशन है साइड बाय साइड चलनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से कहीं जाना है कोचिंग के लिए। आपको उसी पढ़ाई के दौरान अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने ओपिनियंस को, अपने रीजनिंग को और शार्प करना है, और वो अलोंग द वे ही होता है। सो ऑल दीज 4 months इज अवेलेबल टू यू एंड दीज 4 months कैन डू अ लॉट इफ यू यूज देम प्रॉपरली। अगर अच्छे से उसको प्रॉपरली यूज कर पाओगे तो हमारा मकसद यही है कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करें, और जितना हो सके क्वालिटी लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है करवाएं। सो गाइस, विंग्स एक उड़ान इज ऑफिशियली लॉन्चिंग दी कोर्स फॉर जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इट्स अवेलेबल ऑन ज़ुरीना ऐप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। आज यहां पर मैं शुरुआत करने वाला हूं आपके जेकेपीएससी के जो पॉलिटी का पोर्शन है, पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है, वी विल स्टार्ट विद दैट। आइए हम इसको सिलेबस एक बार देख लेते हैं। गाइस, जो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, वो आपको रणधीर सर कवर करेंगे, और जो बाकी पोर्शंस बच्चे हैं, जैसे कि आपका जो पॉलिटी का पोर्शन है, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस इन जम्मू एंड कश्मीर, आई विल बी टेकिंग दैट। उसके साथ फिर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो सबसे डिफरेंट है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है और मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसके साथ साथ बड़े सारे एक्ट्स हैं, बड़े सारे रूल्स हैं, द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, द जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट, ऑल दीज यू हैव टू रीड। एंड इसके लिए कोई खास स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, बट फेयर नॉट, उमर सर इज ऑलरेडी हियर, उनका लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और या तो हो जाएगा जल्दी ही। सो उसमें आमिर सर जो है, he has already written मेंस, यूपीएससी मेंस, केएस मेंस, he's a very good handle on this subject, और सोशियोलॉजी में मास्टर्स है, नेट क्वालिफाइड है। सो यू आर इन सेफ हैंड्स। आपको लेक्चर देख के ही समझ में आ जाएगा कि he makes learning very easier, short, precise, to the point, जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट होता है। और प्रीलिम्स बेस्ड एग्जाम है तो हमें फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस रखना है ना। कोई राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो आगे एग्जाम है नहीं, मेंस का एग्जाम है नहीं। सो हमारा फोकस यहां पर रहेगा कि टोटली किस पे फोकस रहे, मेंस बेस्ड एग्जाम पे रहे, सॉरी प्रीलिम्स बेस्ड एग्जाम पे रहे, जहां आपके एमसीक्यू सॉल्व हो सके। गाइस, जो मेरा टॉपिक है दैट इज इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस इन जम्मू एंड कश्मीर। गाइस, इंडियन पॉलिटी आ गई तो आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड लॉज हैं, एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ये सब हमको पढ़ना है। सो ये पोर्शन आपका केएस के साथ भी ओवरलैप करेगा। आई एम अज्यूमिंग कि जिन लोगों ने जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फॉर्म भरा है वो लोग केएस की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो आपको दोनों चीजें कवर हो जाएंगी इसमें। तो पॉलिटी को हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके जो है पोर्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, पंचायती राज के रिलेटेड है, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 68 है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये सारे हम कवर करेंगे उसमें। साथ ही साथ थोड़ा बहुत उसमें
मेंस की तरफ का जो भी सिलेबस है, जो हालांकि एमसीक्यू बेस पे उस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, लेकिन हमारे सिलेबस में तुमको पढ़ना है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, उसका एवोल्यूशन बताओ जी, कहां से शुरुआत होती है और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या चेंजेस आई, ये सब हमको पढ़ना है। मॉडर्न ट्रेंड इन पॉलिटिकल सिस्टम, ऑफ कोर्स पिछले जो 5-6 साल हैं, दे हैव बीन वेरी पॉलिटिकली वाइब्रेंट। बहुत लोग पॉलिटिकली अवेयर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी बूम हुआ है, पॉलिटिकल ट्रेंड्स बदल रहे हैं और पॉलिटिक्स के रिलेटेड बहुत सारी नई नई चीजें, इंटरनेशनल प्रैक्टिस फॉलो की जा रही हैं, सो दैट वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग दिस। उसके बाद अगर रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। गाइस, जब हम पॉलिटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है, व्हाट इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे उसमें। तो कह रहे हैं कि यूटी या फिर स्टेट की पॉलिटिक्स का क्या रोल है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, की जम्मू कश्मीर के रिलेटेड बताओ कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है फेडरल स्ट्रक्चर में। सो ये सभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़े बहुत फैक्ट्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे जो आपको याद रखने हैं। आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर प्रिपेयर्ड टू डू दैट। हम जितना हो सकेगा यहाँ पर चैनल पे भी पढ़ाएंगे, और हमारे साथ जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो जुड़े रहें, और जो चाहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, बड़ी अफोर्डेबल रेट्स पे दुरीना ऐप पे वो कोर्स अवेलेबल है। डू वॉच इट, डू चेक इट आउट। प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस ओपन रखिए, ओपन टू ऑल। वॉच दी फ्री वीडियोस एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। गाइस, अदरवाइज हम यूट्यूब में तो आपके साथ हैं। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व करता है प्री इंडिपेंडेंस में और पोस्ट इंडिपेंडेंस में। गाइस, आप जानते हैं कि इंडिया की जो को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को मिली, और उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, और उसके बाद उसमें वक्तन फवक्तन डिफरेंट अमेंडमेंट्स भी होती रही, नए लॉज आते रहे, नए एक्ट्स आते रहे, है ना। सो ये चीजें हमको पढ़नी है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस का तो क्लियर है कि सब कुछ हमें सामने, पर प्री इंडिपेंडेंस कितना पीछे जाया जाए। प्री इंडिपेंडेंस तो फिर हम अशोका के टाइम पे भी जा सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जा सकते हैं, बट इतना पीछे जाने की जरूरत है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन उसमें से भी होंगे हम वो पढ़ देंगे। बट आप जानते हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे जो आपके इंग्लिश थे, ब्रिटिश, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तकरीबन 300 साल की इनकी हुकूमत रही है, और इस 300 साल में इन्होंने पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली बहुत इफेक्ट किया इंडिया को। तो जो प्री इंडिपेंडेंस का पार्ट है, हम वो शुरुआत करेंगे ब्रिटिश के इन्वॉल्वमेंट के साथ। हालांकि इंडिया में बाकी भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे, पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, लेकिन आप जानते हैं, जिसने भी जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसको पता है कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो था वो ब्रिटिशर्स का था इंडिया पे। बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स थे, जैसे कि पुदुचेरी में आपका फ्रेंच कॉलोनी थी, और गोवा में आपका जो पोर्चुगीज थे वो थे। सो ऑल दीज अदर कंट्रीज आर आल्सो देयर, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस किसका रहा? ब्रिटिशर्स का रहा, और उसी के रिलेटेड हम शुरुआत करेंगे आज। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज द पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सो गाइस, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। और उसमें से जो इसका सब टॉपिक है पहला, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे थोड़ा सा पहले, इस टॉपिक में घुसने से पहले, हम पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम? अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सो पॉलिटिकल सिस्टम इज नथिंग बट इट्स एन इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल सिस्टम इज नथिंग बट इट्स एन इंस्टीट्यूशन टू गवर्न अ स्टेट एंड मेंटेन द रिलेशनशिप विद इट्स पीपल। कि कोई स्टेट, यानी स्टेट अगर जब बात करें हम हमारे पॉलिटिकल डिस्कशन में, स्टेट का मतलब छोटी स्टेट नहीं, जो जैसे कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है तो यूटी बन गई, लेकिन पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, वो स्टेट की बात नहीं हो रही है। जब भी बात होगी स्टेट इन पॉलिटी, तो उसका मतलब ये होगा कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे यूनिट की जो इंडिपेंडेंट है, जिसकी अपनी गवर्नमेंट है, वो कंट्री की बात ही चल रही है। ठीक है, इंडिया को भी आप स्टेट कह सकते हो, स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे ना कहते हैं स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि विच एवर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट इज अवेलेबल एंड गवर्निंग अ पर्टिकुलर एरिया, उसको स्टेट ही बोलोगे आप। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखोगे तो स्टेट की डेफिनेशन यही बताई है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो बॉडीज हैं, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी स्टेट का पार्ट है।
समझ में एक बात? सो एनी इनफैक्ट ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, कई बार वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आ जाते हैं। तो स्टेट इज व्हाट? इट्स द डेफिनेशन ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया बीइंग रन बाय अ गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट। ठीक है जी। सो बात की जगह पॉलिटिकल सिस्टम की, तो इट इज द इंस्टीट्यूशन which governs a state and maintains the relationship with its people, जो उसके वहां के सिटीजन होते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम में सारी की सारी गवर्नमेंट आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स में लोग आ जाएंगे, ऑल दैट, ऑल दोज पीपल, ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीथिंग दैट गोज इनटू गवर्निंग अ कंट्री इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम एक कोई आसान भाषा नहीं, मैं नहीं इसको एक्सप्लेन किया जा सकता, यानी इसको कोई एक लाइन में डेफिनेशन में खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। पॉलिटिकल सिस्टम जो बनता है किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें सोशल नॉर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वहां की इकोनॉमी भी इन्वॉल्व होती है, वहां का रिलीजन भी इन्वॉल्व होता है, वहां का कल्चर भी इन्वॉल्व होता है। इन सभी को मद्देनजर रखते ही पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाता है। आप समझ रहे हैं? सो पॉलिटिकल सिस्टम इज समथिंग विच takes into account all the social, political, economical, cultural, regional aspects, और उसके हिसाब से एक सिस्टम बनाता है जिस सिस्टम के तहत लोगों, उस कंट्री की गवर्नेंस होती है, वहां की इकोनॉमी चलती है, वहां के बाकी सारे मसले चलते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर आप पूछो सर व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया? The political system of India is parliamentary form of democracy. It's Lok Sabha, it's Rajya Sabha, it is the executive government, it is the government of state, it is Panchayati Raj institutions, it is municipality. All this is political system. कोई भी ऐसा सिस्टम जो जिससे आप सर्विसेज आस्क करते हो एज अ सिटीजन, आप म्युनिसिपैलिटी में जाते हो, आपके सामने ड्रेन बंद हो गया, कहां कंप्लीट करते हो? म्युनिसिपैलिटी। यू गो टू द स्टेट, टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आपको अपना इलाज कराना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हो, यू गो टू द स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आपको एडमिशन लेनी कॉलेज में, तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर इंस्टीट्यूट ले रहे हो, तो यू आर टॉकिंग टू योर स्टेट। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, आसान भाषा में। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपकी आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं हम कि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम की थोड़ी। दोस्तों, आप अगर हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो जो आपकी 15th सेंचुरी थी, 1400 के 50 के बाद ऑलमोस्ट, ठीक है, 1450 के बाद, तो ये जो टाइम था, ये यूरोप में एनलाइटनमेंट का टाइम था, ये रेनेसांस का टाइम था। यानी लोगों को वहां पर क्या हुआ, जो वहां के पॉलिटिकल और रिलीजनल इश्यूज थे, उसकी वजह से लोग फोर्स हुए कि वो साइंटिफिक डिस्कवरीज करें, सी रूट्स की डिस्कवरी करें। ये सब चीजें 15th सेंचुरी में हो रही है। और क्या हो रहा है कि ओटोमन एम्पायर जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है जो आज मॉडर्न डे टर्की में है, वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो अब इस्तांबुल के इलाके को भी उसी इलाके को इस्तांबुल कहते हैं आजकल, तो वो जो है वो ओटोमन एम्पायर के हाथ में आ गया। और ओटोमन एम्पायर ने क्या किया, उस रास्ते को यूरोपियंस के लिए कहा कि अगर यूज करना है तो आप जी हमको टैक्स पे करो। तो उनको वो रास्ता यूज करना, पहले जो लोग यूरोप से आते थे इंडिया, और इंडिया में जिसको सिल्क रूट कहा जाता था, वो आते थे ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। यानी यहां इंडिया में बाई लैंड रूट आते थे, बाय लैंड आते थे, और यहां से स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल्स वगैरह लिया करते थे। ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस थी चीजें इंडिया की, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ये सब चीजें वहां फेमस थी, और इसी नाम पे सिल्क रूट पड़ गया था नाम इसका। इस रूट को जो है पॉइंट जहां से यूरोप कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के साथ लिंक करता है, वो टर्की है, और उस गेट को उन्होंने क्लोज कर दिया, बोला पैसे पे करो वरना आपको क्रॉस नहीं करने देंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब लोग परेशान हो गए, उनको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सी रूट डिस्कवर करें। उस टाइम पे सी रूट डिस्कवर नहीं था, बाय सी आप यूरोप से इंडिया नहीं पहुंच सकते थे। वास्को डगामा ने वो 1498 में वो फाइंड किया, है ना, सुना होगा आपने, वास्को डगामा का नाम तो हर किसी ने सुना हुआ है, जो कि जिसने 1498 में सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया वाया केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका के नीचे केप है, केप ऑफ गुड होप, वहां से क्रॉस करते हुए वो कहां आया, इंडिया पहुंचा। और यहीं से शुरुआत होती है यूरोपियंस की इंडिया में आने की। पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज वर फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो, उसके बाद फ्रेंच भी आए, एंड इवेंचुअली ब्रिटिश भी पहुंच गए। सबसे पहले वो होली में पहुंचे। अब इंडिया में पहुंचने से पहले देखते हैं कि इंडिया में यूरोप से आया कौन, कौन सी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, या कुछ लोग थे, या गवर्नमेंट थी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1600 में एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन से चार्टर लिया। क्या चार्टर लिया कि इस चार्टर ने इनको अलाउ किया कि इंग्लैंड की तरफ से
ईस्ट यानी अगर आप इसको देखोगे, इसके मैप को, इंग्लैंड के, यूके के मैप को देखोगे तो उनकी ईस्ट में पड़ता है इंडिया और एशिया और यूरोप, सॉरी ये चाइना और वियतनाम और बाकी जगह। तो इनके ईस्ट में पड़ता था। तो इन्होंने कहा कि 1600 में बोला, ईस्ट इंडिया को चार्टर के थ्रू परमिशन दिया, बोला आपको परमिशन है ईस्ट में ट्रेड करने की, आपके अलावा ब्रिटेन से कोई नहीं करेगा। और ये लोग को परमिशन मिलती है और ये लोग रवाना होते हैं टुवर्ड्स कहां? टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह के ब्रिटिश भी, बाकी लोग भी, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया की, क्योंकि हमें इंडियन की पॉलिटिकल सिस्टम से मतलब है। बाकी जो थोड़ी बहुत और डिटेल्स हैं आपको रणधीर सर हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से ही शुरू करेंगे आपकी हिस्ट्री, कि इंडिया में यूरोपियंस की आने की शुरुआत कब होती है, कैसे वो ट्रेडर्स बने पहले, फिर उन्हें फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आपस में कैसे लड़ाई हुई, फिर उन्हें कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व करना शुरू किया अपने आप को, और इवेंचुअली जब आपकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें किंग मेकर का रोल प्ले किया। उसके बाद वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सारी की सारी जो बेसिक्स हैं वो कवर करेंगे रणधीर सर हिस्ट्री में, मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाऊंगा। और आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होते होते एक के साथ मिले, दूसरे को हराया, इस बंदे ने इनको गांव दे दिए, पैसा दे दिया। दूसरे के साथ मिले, तीसरे को हराया, उस बंदे ने इनको जी लंबरदार बना दिया जी, वहां का भाई, उनको बना दिया जी आप यहाँ के जी रूलर्स हो, या फिर आपको टैक्स के लिखने के चार्जेस, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो जी आप। फिर क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट, ये बंगाल में भी काम कर रहे थे, वहां से बॉम्बे में भी काम कर रहे थे, महाराष्ट्र के इलाके में, और वहां से मद्रास में भी काम कर रहे थे। 3 जगहों पे, अलग अलग जगह पे इनकी जो है एस्टैब्लिशमेंट हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। वक्त के साथ साथ ट्रेडर से बदलते 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 क्या बन गए, ये वहां के बन गए रूलर्स इंडिया के। कैसे बने ये? 2 बैटल्स ने इनका जो है काफी जो है इनको रूलर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प की। एक तो थी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरी थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड इन 1764। तो बैटल ऑफ प्लासी में जो लड़ाई हो रही थी, जो बैटल थी, दैट वाज बिटवीन द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रेंच अलाइज, यानी एक तरफ से फ्रेंच और नवाब ऑफ बंगाल थे और एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी जो रॉबर्ट क्लाइव की बात हुई। और उसके बाद 1764 में हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और उस तरफ से मुगल एम्परर शाह आलम II और नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ तीन डिफरेंट प्रोविंसेस ने अपनी फोर्सेस ज्वाइन करके कोशिश की ब्रिटिश को हराने की, बट यहां वो हार गए। और उसके बाद 1764 के बाद रियल सेंस में अब जो इनके पास राइट्स थे, जो पावर्स थी ब्रिटिशर्स के पास, वो रूलर्स की थी। अब इनको टैक्स कलेक्ट करने का भी चार्ज था, इनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पावर थी, सब कुछ था इनके पास। ठीक है जी। सो इसके बाद ये रियल सेंस में था रूलर्स ऑफ इंडिया बन गए 1764 में। अब 1764 के बाद क्योंकि ब्रिटिशर्स ने देखा कि हमारी एक प्राइवेट कंपनी वहां पर क्या कर रही है, वहां पर दे हैव बिकम द रूलर्स, तो उनको रेगुलेट करने के लिए अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनके लिए हमें लॉ पास करने पड़ेंगे, इनके लिए हमें स्पेशली रूल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी कंट्री पे क्या रखा हुआ है, इन्हें अपना वो रखा हुआ है, रूलर्स रूल कर रहे हैं बहुत बड़ी कंट्री को ये। सो हुआ क्या, इन लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास करना शुरू किए। उनमें से पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, दूसरा एक्ट है पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। इन सारे एक्ट्स ने बहुत इन्फ्लुएंस किया इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, और कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है जो किसी ना किसी फॉर्म में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हो, डेमोक्रेसी की तरफ जाने की शुरुआत भी कह सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश में ऑलरेडी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश थे और वहां के पार्लियामेंट में लॉ पास हो रहा था कि एक एक्ट के तहत जो भी होगा एक्ट के तहत होगा। हालांकि वो जो एक्ट ज्यादा फेवर करते थे ब्रिटिशर्स को ही, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं एक्ट में एक ऑफिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया। अब जब हम शुरुआत करेंगे पहले एक्ट के साथ जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो आपको समझ में आएगा कि पहली बार मॉडर्न लाइंस पे, जैसे आज कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पे भी एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, और पहली बार जो है एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही थी। पहले कुछ ऐसी रूलर्स रहे जैसे कि अशोक, जैसे कि मुगल, जिन्हें एक बहुत बड़ी एरिया पे का जो है वो किया था, रूल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जितने भी ब्रिटिशर्स की अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, इनको ओवरऑल एक ही रूल लीडरशिप के अंडर लाने की कोशिश की जा रही थी। आइए अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ।
देखिए जी, अब जब 1764 के बाद ब्रिटिशर्स को फुल फ्लेज्ड राइट्स मिल गए थे, फुल फ्लेज्ड रूलर बन गए थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774। इन्होंने क्या कहा, बोला कि आज से, पहले तो गवर्नर्स बोलते थे इनके हेड्स को, बंगाल की प्रेसिडेंसी के हेड को गवर्नर, बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के हेड को गवर्नर, मद्रास के प्रेसिडेंसी के हेड को गवर्नर। इन्होंने कहा कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है उसका जो गवर्नर होगा, उसको अब डेजिग्नेशन चेंज करके आपसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स एक एमसीक्यू बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अब से जो गवर्नर ऑफ मद्रास है और गवर्नर ऑफ बॉम्बे है वो सबऑर्डिनेट हो जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, अब उसके अंडर काम करेंगे। इसके साथ बोला कि 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और साथ ही साथ इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर दिया जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 बाकी जजेस थे। और ये कहां बनाया गया, ये बनाया गया कैलकट्टा में। उस वक्त कैलकट्टा कहते थे, आज तो कोलकाता कहते हैं। और इस एक्ट ने जो कंपनी के मेंबर्स थे उनको फॉरबिड किया कि तुम किसी भी पर्सनल ट्रेड में एंटर नहीं होगे, यहां पर जो भी ट्रेड होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से होगा। समझ रहे हो बात? कंपनी सर्वेंट्स को बोला कि भाई आप पर्सनल ट्रेड में एंटर नहीं करोगे, आप जो कंपनी कर रही है बस वही चलेगा। ठीक है जी। अब आप देखिए उस टाइम पे ब्रिटिश से ये एक्ट पास हो रहा है इंडिया की गवर्नेंस के लिए, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है वो अब से होती है। अब पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं था कि इनके आने से पहले पॉलिटिकल सिस्टम था ही नहीं। पहले मोनार्की चलती थी, एक राजा होता था, वो उसकी आर्मी होती थी और वो अपनी आर्मी के थ्रू रूल करता था, प्रोटेक्ट भी करता था, ट्रेड भी करता था। जैसे मुगल्स रहे, मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत थी, उसके पहले जो अशोका एंड ऑल, एंड फिर इंडस सिविलाइजेशन, बहुत सारा कुछ था। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमारे सिलेबस में है कि एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, उसमें हम जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने, उसकी बात करेंगे। क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं से होती है। अब देखिए जस्टिस सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब से हुई है? 1773 से। तो कहीं ना कहीं पहली बार कोर्ट्स बनाए गए ताकि जो मुजरिम है उनको प्रॉपर ट्रायल के साथ सजा दी जाए, एक लॉज के तहत, रूल्स के तहत, ना कि राजा की विम्स एंड फैंसीज पे कि भाई राजा जो बोलेगा कि वही होगा। आप समझ रहे हैं? सो यहां से मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत होती है। इसके बाद दोस्तों आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों अब पिट्स एक्ट जो था, इन्होंने इस पॉलिटिकल सिस्टम को जिसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने एस्टैब्लिश किया था, थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर दिया। इन्होंने सबसे पहली बात कहा कि आपके जो फंक्शंस हैं, कंपनी को बोला जो कंपनी के फंक्शन इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे। पहले तो कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस अलग और कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस अलग। आप एक ट्रेडिंग बॉडी की तरह आए थे यहां पर, तो कमर्शियल फंक्शन आपको मुबारक, लेकिन जो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, जो आप रूलिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो गए हो, इसको आप अलग कर दोगे। समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आपके हम पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग करते हैं। अब इन्होंने बोला कि कमर्शियल फंक्शंस आपको मुबारक, जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो संभाले इसको, लेकिन जो इनके पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे उसके लिए हम एक नई बॉडी क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम नाम रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होगा पॉलिटिकल फंक्शन देखना। नंबर 1 तो ने ये किया, थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर दिया, एक और बॉडी क्रिएट कर दी। नंबर 2, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में पहली बार लिखा कि जो कंपनी जिस जगह पर रूल कर रही है दे आर ब्रिटिश पोजेशंस।
इंडिया को पहली बार ब्रिटिश पोजीशन कहा गया? आप समझ रहे हैं? सो एक हिसाब से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट है कि पहली बार किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इंडिया को ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। आप समझ रहे हैं? सो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही आगे आने वाले एक्ट्स बिल्डअप करेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम को बनाते जाएंगे और जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक पहुंचेंगे और वहां आपको देखेगा कि उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस मिल जाता है और वहां तक जो होगा, जिस पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश हो चुका होगा, उसी को हम कहेंगे पॉलिटिकल सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस, द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट एक्ट जो आएगा दैट इज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब मैंने आपको बताया कि 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 में इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना उसका नाम था विलियम बेंटिक। और बताओ जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दैट इज विलियम बेंटिक। दूसरी बात, इसने कहा कि अब से जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की है। पहले क्या होता था? अब प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास है, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल है, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे है, हर किसी के अलग पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, अलग अलग रूलर्स वहां रहते थे, उसके हिसाब से वहां लॉज बनाए जाते थे। तो पहले हर प्रेसिडेंसी को अलाउड था कि वो अपनी प्रेसिडेंसी में लॉज रूल्स बनाते रहे, लेकिन अब लेजिस्लेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई। अब कोई और नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? और इसी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। बोला पहले आपको हमने बोला था कि आपके कमर्शियल फंक्शन है सिर्फ, अब बोला कि भैया आप कमर्शियल फंक्शन भी खत्म, आप प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहोगे अब और आपको कोई काम नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्ट के साथ 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 आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रलाइज्ड टेक्नोक्रेसी बन रही है, पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व कर रहा है। यही हमें पढ़ना और इसी के हमें एक्ट्स के जो है प्रोविजंस याद रखने हैं। इस पे बड़े एमसीक्यू बनते हैं। तो गाइस इतना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। आपको समझ में आएगा कि आज जो पार्लियामेंट है या फिर आज जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या फिर यहाँ पर रिपब्लिक है, मोनार्की नहीं है। रिपब्लिक का मतलब जहां का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, यहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। पर मोनार्की में जो किंग या क्वीन डिपेंडिंग अपॉन फैमिली बनता है, जो एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, वहां पर इलेक्ट नहीं होता। सो ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम जो है आज वो ऐसा क्यों है। समझ में आई बात दोस्तों? तो गाइस इसी की लेक्चर सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली आई होप, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।